Hello and very good morning everyone. Today we are going to begin a new chapter, that is chapter number 20, Hydrosphere. In this lesson we are going to learn about, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है, विच आर ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कौन से ओशंस हैं, विच आर द डिफरेंट शेप्स ऑफ द ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर के शेप्स कैसे हैं। व्हाट इज़ वाटर साइकिल, वाटर साइकिल क्या होता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द ओशंस, और ओशंस के या महासागरों के क्या एडवांटेजेस या क्या फ़ायदे हैं। So let's begin. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. The part of the Earth covered with water is called hydrosphere. Water makes up 71% of Earth's surface and remaining of 29% is land. The area covered by water is much larger than the area covered by land. अर्थ का 3/4 पार्ट वाटर से घिरा हुआ है, वाटर है इसमें, और जो पार्ट वाटर, जिस पार्ट में वाटर है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। 71% अर्थ का वाटर से घिरा हुआ है और 29% पर लैंड है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे अर्थ पर पानी वाला भाग ज़्यादा है और लैंड वाला पार्ट कम है। अब हाइड्रोस्फीयर बहुत सारी चीज़ों से मिलके बनता है। इसमें आपके ओशियंस मतलब महासागर, सीज मतलब समुद्र, गल्फ्स मतलब खाड़ियाँ, लेक्स एंड पॉन्ड्स मतलब तालाब, रिवर्स नदियाँ, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ वेरीज। अब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना पानी होगा, इतनी लैंड होगी। लैंड पर पानी और लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वेरी करेगा, मतलब अलग अलग रहेगा। The northern hemisphere is known as the land hemisphere as there is more land, while the southern hemisphere is known as water hemisphere because there are many oceans and seas. तो अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देखते हैं तो यहाँ पर लैंड ज़्यादा है, इसीलिए इसको लैंड हेमिस्फीयर कहा जाता है। और सदर्न हेमिस्फीयर को देखते हैं तो यहाँ पर वाटर ज़्यादा है, ओशियंस और सीज ज़्यादा हैं, इस वजह से इसको वाटर हेमिस्फीयर कहा जाता है। द स्मॉलर वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड सीज एंड गल्फ्स। अब जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ हैं उनको हम सीज मतलब समुद्र और गल्फ्स मतलब खाड़ी कहते हैं। वेरएज लार्जर वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशंस, और जो ज़्यादा पानी वाला एरिया होता है उसको हम ओशियंस या महासागर कहते हैं। द ओशंस ऑफ द वर्ल्ड आर। अब वर्ल्ड में कौन से ओशियंस हैं। देखो, कुछ कंट्रीज़ 5 ओशियंस कंसिडर करती हैं, लेकिन हमारे इंडिया 4 ओशियंस को कंसिडर करता है। तो हम इन 4 ओशियंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये 4 ओशियंस हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। अब चलिए ओशंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो फर्स्ट ओशन है द पैसिफिक ओशन। इट इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 40 to 100 मीटर्स, और इसकी गहराई जो है वो 40 to 100 मीटर्स है। इन द नॉर्थ इट इज़ कनेक्टेड विद द आर्कटिक ओशन बाय नैरो बेरिंग स्ट्रेट। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में ये आर्कटिक ओशन से कनेक्टेड है थ्रू द नैरो बेरिंग स्ट्रेट। इन द साउथ इट इज़ स्प्रेड अप टू अंटार्कटिका, और अगर साउथ की बात करें तो ये अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। देर आर मैनी डीप ट्रांचेस इन इट, और इसमें बहुत सारे गहरे ट्रांचेस हैं, मतलब ये समुद्र के अंदर के जो खाइयाँ होती हैं वो होती हैं। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच द मैरियाना 11,022 मीटर्स इज़ इन दिस ओशन, और वर्ल्ड का जो डीपेस्ट सबसे गहरा ट्रेंच है जिसका नाम है मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई है 11,022 मीटर्स, ये पैसिफिक ओशन में ही है। एंड द सेकेंड ओशन इज अटलांटिक ओशन। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन या सेकेंड सबसे बड़ा ओशन है। इट्स एवरेज डेप्थ इज 3,000 मीटर्स, और इसकी गहराई 3,000 मीटर्स है। इट एक्सटेंड्स इन द नॉर्थ टू बैफिन गल्फ, हडसन गल्फ। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ में ये बैफिन गल्फ, हडसन गल्फ तक फैला हुआ है। इन द ईस्ट टू नॉर्थ सी, और नॉर्थ में ये नॉर्थ सी तक फैला हुआ है। एंड इन द साउथ अप टू अंटार्कटिका, और साउथ की अगर हम बात करें तो ये अंटार्कटिका तक फैला हुआ है। नाउ नेक्स्ट ओशन इज इंडियन ओशन। इट्स एवरेज डेप्थ इज 3,600 मीटर्स। इसके बाद इंडियन ओशंस के बारे में देखते हैं। इसकी एवरेज गहराई जो है वो 3,600 मीटर्स है। इन द नॉर्थ इट इज़ नैरो बट इट इज़ वाइडर इन द साउथ। नॉर्थ में ये काफ़ी नैरो है, सकरा है, लेकिन साउथ में ये वाइडर है।
It is surrounded by South Asia, East Africa, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इट एक्सटेंड्स अप टू अंटार्कटिका। और ये साउथ एशिया, ईस्ट अफ्रीका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है और अंटार्कटिका तक ये फैला हुआ है। Now the fourth and last ocean is Arctic Ocean. It is spread around the North Pole. ये नॉर्थ पोल के आसपास फैला हुआ है। Its average depth is 1800 meters और इसकी एवरेज गहराई 1800 मीटर्स है। It is covered by ice throughout the year और पूरे साल ये बर्फ से घिरा रहता है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिकैप कर लेते हैं। 71% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर एंड 29% बाय लैंड। 71% अर्थ का वाटर से घिरा हुआ है, वाटर से कवर है, और 29% लैंड से कवर है। द वाटर बॉडी इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज लेस कंपेयर टू सदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पानी, वाटर बॉडी पानी कम है, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में काफ़ी ज़्यादा है। द पैसिफिक ओशन इज़ लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड और वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक ओशन है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट ओशन फ्लोर। Just as the land surface is uneven, similarly the oceanic floor is also full of ridges and pits. जिस तरीके से हमारा लैंड अनइवन है, मतलब बराबर नहीं है, आप देखते हैं कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं, कहीं प्लेन्स हैं, तो जिस तरीके से लैंड अनइवन है उसी तरीके से ओशन फ्लोर्स भी अनइवन है, मतलब कि समुद्र के अंदर जो है वहाँ भी बराबर नहीं है, कहीं पर बहुत ज़्यादा गड्ढे होंगे, कहीं उथला होगा, इस तरीके से है। द डेप्थ ऑफ द सी इज़ अनइक्वल just as we find mountains, plateaus and plains on the surface of land, so also the sea bed is full of ups and downs. It is deeper in one place and shallower in the other. जैसा अभी मैंने आपको बताया कि कहीं पर बहुत उथला होगा, कहीं पर बहुत गहरा होगा, बिल्कुल ये एक इक्वल नहीं होगा इसका सरफेस। On the basis of the physical structure, the floor of the ocean can be divided into 4 parts. जिस तरीके से हमने लैंड को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया था, है ना, माउंटेन्स में, प्लेट्यूस में, प्लेन्स में, उसी तरीके से अब जो समुद्र वाला पार्ट होता है, ओशन वाला पार्ट होता है, उसको भी हम इसको डिवाइड करते हैं, तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। So first is the continental shelf. The part of the land near the continent which is covered with the water is called the continental shelf. तो फर्स्ट है continental shelf, जो पार्ट लैंड के पास होता है, मतलब समुद्र में हम जो देखते हैं ना, जिसमें हम पानी में हाथ भी डाल सकते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। दीज शेल्फ्स आर नोन फॉर इट्स एब्यूडेंस ऑफ फिशेस। और ये जो पार्ट है यहाँ पर बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। सेकेंड, द कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसके बाद में कॉन्टिनेंटल स्लोप आता है। स्लोप वर्ड से ये आपको समझ में आ रहा होगा, स्लोप मतलब ढाल, मतलब थोड़ा गहरा होगा ये। वेयर द एज ऑफ द लैंड डीपली स्लोप डाउनवर्ड्स इज कॉल्ड द कॉन्टिनेंटल स्लोप। अब इसके बाद में जो पार्ट एकदम ढलान टाइप का गहरा रहता है उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं। इट इज़ डीपर दैन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और ऑफकोर्स ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ से ज़्यादा गहरा होता है। The third floor is the oceanic deep plains. The part of the ocean bed which is deep and plain is called the oceanic deep plains. अब वो पार्ट समुद्र का जो पहले तो ढाल होगा और उसके बाद में उस मैदान होगा, तो ये पार्ट कहलाता है ओशनिक डीप प्लेन्स। These plains occupy most part of the ocean bed. और समुद्र का ज़्यादा पार्ट ये वाला फ्लोर ही कवर करता है। द रिमेन्स ऑफ सी एनिमल्स एंड रिमेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वेजिटेशन आर फाउंड हियर। और यहीं पर हमें सी एनिमल्स और वेजिटेशन वगैरह सब यहीं पर देखने को मिलता है। हम लोग डिस्कवरी में देखते हैं ना, अंदर जाके बहुत सारी वेजिटेशन होती है, बहुत सारी फिशेस मिलती हैं, तो वो इसी फ्लोर पर मिलती हैं। एंड द फोर्थ एंड लास्ट फ्लोर इज द ओशनिक ट्रेंच पिट। मतलब ये हम एक खाई की बात करें, समुद्र के अंदर खाई होती है। At the bottom of the sea there are many deep pits which are known as oceanic trench. अब समुद्र के सबसे नीचे वाले भाग में, सबसे लास्ट में बहुत सारी खाइयाँ हैं, इसको हम ओशनिक ट्रेंच कहते हैं। The world's deepest trench is Mariana in the Pacific Ocean. और वर्ल्ड की सबसे गहरी ट्रेंच है मैरियाना, जो पैसिफिक ओशन में है। नाउ अब इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम रिकैप कर लेते हैं। द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज़ नोन फॉर एविडेंस ऑफ फिशेस। कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं। द ओशनिक प्लेन्स कवर मोस्ट ऑफ द ओशन बेड।
ओशनिक प्लेन्स जो है वो ज़्यादातर समुद्र का पार्ट को कवर कर लेता है। द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच इज मैरियाना, और वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच का नाम मैरियाना ट्रेंच है। एडवांटेजेस ऑफ द ओशन, द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ द ओशंस। अब हम ओशंस के एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, हमें क्या फ़ायदे हैं ओशंस से। फर्स्ट, रेन्स ऑन लैंड, और द रेन्स ऑन लैंड आर ड्यू टू द evaporation of sea water. Rains are very useful for vegetation, animal life and human beings. एज वी ऑल नो कि बारिश कैसे होती है, हमने पहले पढ़ चुके हैं ना हाइड्रोस्फीयर में, कि समुद्र से पानी एवोपरेट होता है, ऊपर जाता है, बादल बनता है, उसके बाद में बारिश हो जाती है। तो इन्हीं के थ्रू, ओशियंस या सी के थ्रू ही बारिश होती है। और बारिश बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेन बहुत इम्पॉर्टेंट है वेजिटेशन के लिए, हमारी एनिमल लाइफ के लिए और ह्यूमन बींग्स के लिए, मतलब एनिमल्स के लिए, ह्यूमंस के लिए और फसलों के लिए, वेजिटेशन के लिए पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड इज़ बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, ओशन हेल्प टू मेंटेन बैलेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन लैंड, और ओशियंस की वजह से अर्थ पर, लैंड पर टेम्परेचर भी बैलेंस रहता है। थर्ड, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ ओशंस एंड सीज विच जॉइन द कॉन्टिनेंट्स। उसके बाद में ट्रांसपोर्ट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं ओशियंस, क्योंकि ओशियंस और मतलब महासागर और समुद्रों के थ्रू ही इंटरनेशनल बिजनेस हो पाता है, क्योंकि बड़े बड़े शिप्स वगैरह यहीं से आते हैं और सामान का लाना ले जाना भी इजीली हो जाता है। बिसाइड्स द एबव, ओशंस कंटेन मिनरल फिशेस एंड आर फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। और ये सारे फ़ायदों के अलावा, इसके अलावा क्या रहता है कि ओशंस में हमें ओशन के थ्रू बहुत सारे मिनरल्स, खनिज मिलते हैं और बहुत सारी फ़िश यहाँ पर रहती है, और उसके बाद में बहुत अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी हमें ओशन में मिलती है। वाटर साइकिल एंड इट्स इम्पॉर्टेंस, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस चैप्टर का, वाटर साइकिल क्या होता है और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, रिवर्स, लेक्स, अंडरग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, आइस कवर्ड एरिया, सीज एट्सेट्रा आर द सोर्सेस ऑफ वाटर। तो हमारे अर्थ पर बहुत सारे पानी के सोर्सेस हैं, जैसे कि नदियाँ हैं, तालाब हैं, अंडरग्राउंड पानी है, उसके बाद में जहाँ पर आइस कवर्ड एरिया है, मतलब बर्फ़ से घिरा हुआ एरिया है, समुद्र है, तो ये सारे पानी के सोर्सेस हैं। वाटर एवोपरेट्स फ्रॉम द वाटर बॉडीज़, और ये जो वाटर बॉडीज़ है इनसे वाटर एवोपरेट होता है, मतलब कि भाप बनकर उड़ जाता है। तो वाटर वेपर्स राइजेस अपवर्ड्स, कूल्स डाउन एंड फॉर्म क्लाउड्स। अब ये जो पानी एवोपरेट होकर ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद ये ठंडा हो जाता है और ये क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स को फॉर्म करता है। द क्लाउड्स पर्सिपेट्स इन द फॉर्म ऑफ रेन, और बादलों से फिर क्या होता है, रेन होने लगती है, बारिश होने लगती है। सम पार्ट ऑफ दिस रेन वाटर percolates into the earth and rest finds its way and gets collected in rivers, lakes, ponds and other water bodies. अब जब ये बारिश होती है, ये रेन वाटर अर्थ पर आता है, तो कुछ पानी तो ऐसा होगा कि हमारी जो अर्थ है वो अर्थ में पानी समा जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा, और कुछ पानी जो रहेगा वो बह जाएगा, वो नदियों में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, या जो भी अदर वाटर बॉडीज़ हैं, यहाँ पर ये पानी जाके इकट्ठा हो जाता है। थ्रू रिवर्स इट रीचेस बैक टू द ओशंस, और नदियों के थ्रू, क्योंकि नदियाँ जाके फिर समुद्र में ही मिलती हैं, महासागरों में मिलती हैं, तो ये पानी वापस से फिर ओशन में चला जाता है। इन दिस वे वाटर ट्रैवल्स कंटिन्यूसली इन ऑल स्फीयर्स, और इसी तरीके से क्या हो रहा है कि पानी जो है वो सारे स्फीयर्स में ट्रैवल कर रहा है। इन द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। तो ये लिथोस्फीयर में भी है, एटमॉस्फेयर में भी जाता है और हाइड्रोस्फीयर में भी चला जाता है। दिस इज़ नोन एज वाटर साइकिल, और ये जो प्रोसेस है इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं। सी पिक्चर 44, पिक्चर 44 में आप इसको देख लीजिए। इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, अब हमारे डेली लाइफ में पानी की क्या इम्पॉर्टेंस है, ये सबको पता है कि पानी की क्या इम्पॉर्टेंस है, बट हम एक बार देख लेते हैं। एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर सिंस अर्ली टाइम्स, तो बहुत पुराने समय से ही ह्यूमंस को पता है कि पानी की क्या इम्पॉर्टेंस है हमारे लाइफ में। ह्यूमंस एंड एनिमल्स यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, बाथिंग, वॉशिंग एट्सेट्रा। तो जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमंस हैं ये
पानी को पीने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, कुछ कपड़े धोने के लिए या वॉशिंग के लिए यूज़ करते हैं। नाउ अ डेज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड फ्रॉम वाटर। अब ये तो बेसिक यूज़ थे। अब आजकल क्या हो रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली भी बनने लगी है पानी से। इट इज़ यूज टू इरीगेट द फील्ड्स एंड ऑल्सो यूज इन फैक्ट्रीज, और फसलों की सिंचाई करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है, और फैक्ट्रीज में भी पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट हाइड्रोस्फीयर। आई होप आपको हाइड्रोस्फीयर समझ में आया होगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। थैंक यू सो मच।